व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। नए रिश्ते बनने और सालों पुराने रिश्ते टूटने का साल था 2013। एक नई पार्टी जिसने कांग्रेस की सत्ता के विरोध में राजनीति शुरू की, पहले ही चुनाव में उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना लेती है। दूसरी ओर 17 सालों का एक गठबंधन धड़ाम से टूट गया और किसी ने उफ तक नहीं की। तो एक वक्त ऐसा भी आया जो नक्सलवाद के चरम पर होने का एहसास दिला गया। साल 2013 घटनाओं से भरा साल था, जिसे आज मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड जो लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2013 की। सबसे पहले बात करते हैं झीरम घाटी की। छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के ज़हन में साल 2013 की घटना ताज़ा हो जाती है। दरअसल 9 साल पहले मई महीने में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी लहूलुहान हुई थी। उस दिन नक्सलियों ने मौत का तांडव मचाया था और कांग्रेस के कई नेताओं को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको उस दिन की पूरे घटनाक्रम से रूबरू कराएंगे। साल 2013 के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे। यहाँ लगातार 2 चुनावों से भाजपा का राज कायम था और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। वहीं 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस जीतने की पुरजोर कोशिश में लगी थी। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी की, जिसकी शुरुआत 25 मई के दिन सुकमा से की गई। बताया जाता है कि रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर लौट रहा था। उस काफिले में करीब 25 गाड़ियां थी, जिनमें करीब 200 नेता सवार थे। सबसे आगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और कवासी लखमा अपने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ थे। इनके पीछे महेंद्र कर्मा और मलकीत सिंह गैदू की गाड़ियां थी। वहीं बस्तर के तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी उदय मुदलियार कुछ अन्य नेताओं के साथ चल रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता इस काफिले में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे कांग्रेस नेताओं का काफिला झीरम घाटी से गुजरने लगा तो नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के पीछे छिपे 200 से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने सभी गाड़ियों को निशाना बनाया। नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि नक्सलियों ने करीब 1.5 घंटे तक फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे नक्सली पहाड़ों से उतर आए और एक एक गाड़ी को चेक करने लगे। जो लोग गोलीबारी में मारे जा चुके थे, उन्हें फिर से गोली और चाकू मारे गए, जिससे कोई भी जिंदा ना बच पाए। वहीं जिंदा बचे लोगों को बंधक बना लिया गया। इस बीच एक गाड़ी से महेंद्र कर्मा नीचे उतरे और बोले कि मुझे बंधक बना लो, बाकियों को छोड़ दो। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उस वक्त के अधिकांश बड़े नेता और सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। माना जाता है कि इस हमले में मुख्य टारगेट बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। सलवा जुडून का नेतृत्व करने की वजह से नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। नक्सलियों ने उनके शरीर पर करीब 100 गोलियां दागी और चाकू से 50 से ज्यादा वार किए। हत्या के बाद नक्सलियों ने उनके शव पर चढ़कर डांस भी किया था। 2013 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव था। वह साल भर पहले पार्टी का गठन किया गया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान किया गया। 8 दिसंबर को नतीजे आए तो हैरान करने वाले थे। जो लोग अब तक आम आदमी पार्टी के वजूद को नकार रहे थे, उनके लिए नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 28 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी को 31 सीटें मिली और कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस के लिए ये नतीजे सबसे अधिक हैरान करने वाले थे, क्योंकि वो पिछले 15 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। चुनाव में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया।
हालांकि बाद में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक तरफ दिल्ली की राजनीति में नए रिश्ते बन रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार में पुराने रिश्ते एक झटके में टूट गए। भाजपा और जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन इस कारण टूट गया कि भाजपा ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जेडीयू के उस समय अध्यक्ष थे शरद यादव। बिहार में जेडीयू और भाजपा की गठबंधन सरकार थी, लेकिन जैसे ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया, जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया। सरकार से भाजपा के मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्खास्त कर दिया। तब नीतीश कुमार ने कहा कि हम राज्य में संशय के माहौल को खत्म करना चाहते थे। बिहार में हमारी सरकार अच्छी चल रही थी, लेकिन हाल के दिनों में हालात बिगड़ गए। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद गठबंधन को नहीं बचाया जा सकता था। बिहार के मुख्यमंत्री ने गठबंधन टूटने का ठीकरा इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया। वहीं शरद यादव ने कहा कि गठबंधन यारी दोस्ती से चलता है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दोनों पार्टी के साथ चलने से किसी का फायदा नहीं होगा। ऐसे में गठबंधन से बाहर होना ही सही फैसला है। बिहार में गठबंधन टूटने के बाद विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया गया। नीतीश सरकार के पक्ष में 126 वोट और विपक्ष के पक्ष में 24 वोट ही पड़े। बीजेपी के 91 सदस्य और लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी जेडीयू के 117 विधायकों, 4 निर्दलीयों और 4 कांग्रेसी विधायकों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक का समर्थन मिला। जेडीयू का एक विधायक जेल में था। नीतीश के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वालों में आरजेडी के 22 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक शामिल थे। वहीं वोटिंग से पहले अपने संबोधन में नीतीश ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना सदन में नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कई बार नरेंद्र मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जो देश के सभी वर्गों को साथ लेकर चल सके। हमने अटल की कार्यशैली की बात की, इससे भी लोगों ने मान लिया कि हमने किसी के खिलाफ बोला। भाजपा जेडीयू का गठबंधन टूटने के बाद भी नीतीश सीएम पद पर कांग्रेस और निर्दलियों के समर्थन से बरकरार रहे। इसके बाद दिन आया 27 अक्टूबर 2013 का। इस दिन पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल धमाकों ने राजधानी को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। ये धमाके उस समय हुए जब गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली थी, जिसमें शामिल होने के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री, उस समय बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे। हालांकि नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने के पहले ही आतंकियों ने बीजेपी समर्थकों से खचाखच भरे गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट किए, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इस धमाकों से पहले पटना जंक्शन के टॉयलेट में भी विस्फोट हुआ था। लगातार धमाकों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। सीरियल ब्लास्ट के बावजूद अपने समय पर गांधी मैदान पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने उपस्थित लाखों की भीड़ को संबोधित भी किया था। नरेंद्र मोदी ने रैली में आए लोगों को संबोधित करने के बाद ये कहा कि रैली में शामिल होने वाले लोग निकलते वक्त भी भीड़ न लगाएं और एक एक कर मैदान से निकल कर जाएं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास ना करें। गांधी मैदान में बम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए नरेंद्र मोदी उस समय उनके गांव भी गए थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगली कहानी के साथ, यानी साल 2014 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।